हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स टेस्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहां से आपके एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, फिर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके मिस्टेक होते हैं, जो क्वेश्चन आप टेस्ट में सोल्व नहीं कर पाते हैं, उनका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देख के अपनी मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके एग्जाम तक बार बार अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली सोल्व कर पाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर और अच्छी रैंक के साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, अब टेस्ट के सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे जो आप रिवीजन के लिए नोट कर सकते हैं। तो इनमें है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, 9th, 14th, 21st, 24th, 25th, 26th, 29th, 31st, 32nd, 33rd, 38th, 39th, 42nd, 46th, 48th एंड 49th क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चंस है, अगर आपको दोबारा से इस टेस्ट को रिवाइज करना है और आपके पास पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं है, तो आप ओनली ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इन क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चन आपसे दोबारा से मिस्टेक होता है, आप सोल्व नहीं कर पाते, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 1 से टेस्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन दैट नॉट इन्वॉल्व गैसेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। देखो भाई, ऐसी रिएक्शन की बात कर रहा है जिसमें गैसेज नहीं है, तो यानी क्या होगा, उसमें भाई आपके जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हो कि एक्वस फॉर्म में हो सकते हैं। एक्वस फॉर्म का मतलब ये हो गया सॉल्यूशन स्टेट में हो सकते हैं। तो इस केस में भाई आपको पता है, जब भी कोई सॉलिड, लिक्विड या सॉल्यूशन स्टेट में है तो उसमें प्रेशर का रोल नहीं आता। प्रेशर का रोल कब आता है, जब गैसेज आती है। तो ये इनका रेट जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। बोलो कोई डाउट नहीं है ना। तो इसने यही पूछा है कि तो ऐसी रिएक्शन जिनमें गैसियस एलिमेंट्स या गैसियस कंपाउंड्स नहीं है, तो उसका रेट कोई इस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटालिस्ट। तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो यह था आपका क्वेश्चन 1। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि देखो इसमें 2 बार आ रहा है ना, नॉट इन्वॉल्व गैसेज, यानी जिसमें गैस नहीं है। तो रेट किस पे डिपेंड नहीं करेगा, नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक, समझ आया कि नहीं? तो अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सही होंगे। फिर इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन A plus B is converting into product, it is observed that on doubling the initial concentration of A only, the rate of reaction is also doubled। यानी A की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा है, तो हम क्या समझेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। यही हुआ इसका मतलब। नेक्स्ट, on doubling the initial concentration of both A and B, there is a change by a factor of 8 in the rate of the reaction। यानी अगर आपने A और B दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो रेट कितने टाइम हो गया, 8 टाइम हो गया। तो हमें एक बात तो समझ में आती है, A की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रहा है। ठीक, तो A की वजह से डबल हुआ होगा, लेकिन जब B की भी साथ में डबल कर रहे हो 8 टाइम हो गया, यानी जो एक्स्ट्रा 4 टाइम बढ़ा है वो B की कंसंट्रेशन डबल करने से बढ़ा है, और B की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, ये लिख सकते हैं। और यहां से आप रेट लिख दोगे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2, ये लिखा, ये आएगा आपका रेट लो। तो आप देख लो कौन सा है, ये आ गया आपका ऑप्शन सेकंड में। ठीक है भाई, और ऑर्डर आपसे पूछ ले तो ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर इज पावर ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो। तो यहाँ पे 1 + 2 कितना आ जाएगा, ऑर्डर 3 आ जाएगा। ठीक, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द रेट ऑफ द रिएक्शन A is converting into product at the initial concentration of 3.24 into 10 की पावर -2 molar is 9 times its rate at another initial concentration 1.2 into 10 की पावर -3 molar। The order of the reaction is expected to be, भाई A is converting into product। मैं एक काम करता हूं, इस रिएक्शन का ऑर्डर मान लेता हूं, मान लीजिए N है, N इसका ऑर्डर है, तो आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर N, यही लिखेंगे। अब देखो
जो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन 3.24 दे रखी है, इससे क्या बोल रहा है, इज 9 टाइम्स इट्स रेट एट अनदर इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो अगर मैं ये वाली कंसंट्रेशन पे लिखता हूं, रेट इज इक्वल टू के इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -3, ये इसकी पावर n आ गया। अब दूसरा रेट मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन पता है क्या कर देता हूं, 3.24 इंटू 10 की पावर -2 कर देता हूं। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि अब रेट जो है वो इस इनिशियल रेट का 9 टाइम हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा 9r। ठीक है भाई, अब एक काम करो, ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, आप इसको ऐसे डिवाइड कर दो। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, तो ये कितना आ गया 1/9। और इसको सोल्व करो, अब इसको ना आप ऐसा लिख लो 1.2 गुणा में 10 की पावर -3 और डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 32.4 इंटू 10 की पावर -3 और होल पावर n आ जाएगा। तो ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल, और इसको अगर काट देंगे तो कितना आ जाएगा 12 2 जा 24, है ना, ये पॉइंट से पॉइंट कट गए तो बताइए आपको, 12 2 जा 24 बच गया कितना 8 12 7 जा, यानी ये आपका यहां से क्या आ रहा है 1/9 इज इक्वल टू 1/27 की पावर n, यही बोल रहा है। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूं 1/3 की पावर 3, है ना, और इनटू में n तो है ही, तो यहां से आप लिख दोगे 2 इज इक्वल टू 3n और n इज इक्वल टू यहां पे कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा चेक करो, ये आ गया आपका फोर्थ आंसर। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आंसर इज 4, इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन करना था, इनिशियल रेट लिख दिया, फिर से नेक्स्ट जो ये कंसंट्रेशन दी थी, कंसंट्रेशन जो उसने चेंज की उस पर रेट लिख दिया, 9 टाइम आ रहा है, तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरी 1/2 कर दिया, तो यहां से फिर सोल्व करके आपको n फाइंड आउट करना था बस। ठीक हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, For a given reaction 3a plus b is converting into c plus d, the rate of the reaction can be represented by, आपको पता है अगर जो आपका रिएक्टेंट है उसके लिए आप क्या लिखते हो भाई, क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगी इसलिए लिखेंगे -da/dt लिखेंगे उसकी टर्म में रेट, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे -db/dt आ जाएगा, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव आता है dc/dt और आपका ये dd/dt आ जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये रेट आप इनमें से किसी भी इक्वेशन से रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख लो ऐसा कौन से में लिखा है, ऐसा आपका ऑप्शन फर्स्ट में लिख रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही पूछा रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो आंसर 1 आ जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th, the reaction NO plus O2 is converting into 2NO2 is second order with respect to NO and first order with respect to O2 if the volume of the reactant is suddenly reduced to half value, the rate of the reaction would be, अरे भाई इतना सिंपल है, rate is equal to K into NO की पावर 2 और O2 की पावर 1 है, यही लिखा है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम जो है उसने हाफ कर दी, तो आपको पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यानी कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, इफ वॉल्यूम को आप हाफ करोगे, वॉल्यूम अगर हाफ किया आपने तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपका बिकम डबल, यानी इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी वॉल्यूम हाफ करते ही, K इंटू 2NO की पावर 2 इंटू 2O2, तो अब यहां से 2 की पावर 2 बाहर आएगा और वो 2, तो R डैश इज इक्वल टू 8K8NO की पावर 2 इंटू O2, और ये क्या है आपका R है, R डैश इक्वल टू 8R आ जाएगा, यानी कितना टाइम हो गया इनिशियल का, 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी उसका, तो आंसर इज 3rd। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th, कुछ नोट करना है तो कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रिएक्शन। भाई जो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना, ये एक्चुअल में क्या होता है आपका रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट होता है एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर विच डिफर बाई 10 डिग्री सेल्सियस, यही हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या लिखते हो, K2/K1 इसकी पावर क्या लिखेंगे, डेल्टा T, यानी T2 - T1 अपॉन 10, यही तो हम करते हैं। ठीक,
तो ये किस पे होता है, टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, बोलो 10 डिग्री सेल्सियस का। तो देख लो, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस, नो। रेट ऑफ रिएक्शन एट 100 डिग्री सेल्सियस, नो। रेट ऑफ द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर 35 एंड 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही है, दोनों 10 डिग्री से डिफर कर रहे हैं। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, 6 का थर्ड आ जाएगा, आंसर इज थर्ड। ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये देखिए टी हाफ दे दिया, ठीक। द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, अरे हम जानते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 0.6935, मतलब इतना ही होता है, डिवाइड बाई के ये होता है। तो के आपको फाइंड आउट करना है, के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 5 अपॉन ये कितना, के आपका टी हाफ आ जाएगा। तो वैल्यू दे ही रखी उसने 0.6935 डिवाइड बाई टी हाफ कितना 69.35। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको लिख सकते हो आप 69.35 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइड बाई 69.35, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 की पावर -2 सेकंड इनवर्स। देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ये इसको ऐसे लिख दो 0.01 सेकंड इनवर्स, आंसर इज थर्ड। ठीक है भाई, ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, दिस इज, ये किस में जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लेता है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक, अब देखो ये है आपकी रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्या होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक, यानी इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली सुगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखो जो सुक्रोज है ना, ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ये होता है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक, ये आपका डेक्स्ट्रो होता है, ठीक, और ये आपका लीवो होता है और ये डेक्स्ट्रो होता है। ठीक, तो इसका थीटा जो आता है ये 52.5 डिग्री आता है और इसका थीटा जो आता है -92.7 डिग्री आता है, तो 92.4 आता है अप्रोक्स। ठीक, इतना आता है। तो अब देखो ये क्या है, इक्विमोलर रेशियो में आ रहे हैं, तो ज्यादा थीटा किसका आ रहा है, -92.4। तो नेट, ये जो नेट रिजल्टेंट आएगा, ये कैसा रोटेशन आ रहा है, ये आपका लीवो रोटेटरी आ रहा है। तो ये डेक्स्ट्रो से कैसा प्रोडक्ट दे रहा है, लीवो रोटेटरी प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इस रिएक्शन को इन्वर्टेड मिला ना, तो आपका जो प्रोडक्ट मिला है वो लाइट को क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जबकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपका क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और प्रोडक्ट आपका कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो लाइट का क्या हो गया, ये क्या करेगा, लाइट का मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोल देंगे, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। समझे कि नहीं समझे, अगर समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं बायोमोलिक्यूल्स में दोबारा से पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक, कुछ नहीं है भाई, आपका जो सुक्रोज है ना वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जब वो उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता है, यानी ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लेकिन इसका नेट रोटेशन ज्यादा है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, लीवो रोटेशन आएगा। तो इसलिए क्या हो गया, इन्वर्जन, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। वैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया बायोमोलिक्यूल का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, समझ में आता अच्छी बात है, 2 बार बता दिया, नहीं आता भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लो, A substance with initial concentration of a mole per decimeter cube reacts according to the zero order kinetics. The time it takes for the completion of the reaction is, भाई अरे भाई आपका ना ये रिएक्शन देखिए, A is converting into product, क्या है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है, 0 है, और इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी T = 0 पे इसकी दे दी A दे दी। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं भाई, जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं भाई, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, सॉरी ए टी इज इक्वल टू, यार ये कैसे लिखते हैं, डेरिवेशन ही कर लेते हैं। ठीक,
देखो हम लिखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे के, क्योंकि ये ए की पावर तो जीरो होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको क्या लिखोगे माइनस डी ए, और ये उधर जाएगा डी टी उधर गया, के डी टी हो गया, तो इंटीग्रेशन करो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए ए नोट है, ये आपने ए नोट लिखी और ये कितना गया टाइम टी के बाद ए टी हो जाएगा, तो ये जीरो से टाइम टी तक, तो इसको क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स आता है, तो ये इंटीग्रेशन आ गया ए, और इसको आप लिख दोगे ए नोट और ऊपर ए टी, ठीक, और इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे के टी जीरो से टी, और माइनस में ले गया उधर, तो अब आप लिखोगे इसको ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, और यहां से आप लिख सकते हो ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, ये आ जाएगा आपका। अब आपसे पूछा इसने टी 100%, मेरी रिएक्शन कंप्लीट कब हो जाएगी, ठीक, आफ्टर कंप्लीशन एट टी 100% आप क्या लिखोगे ए टी इक्वल टू जीरो, ठीक, और इसको आप क्या लिख दोगे, ए टी जीरो कर दिया, जीरो इक्वल टू ए नोट माइनस के टी 100 आ जाएगा, तो टी 100 इज इक्वल टू क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई के, ये फॉर्मूला बन गया, और इस रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी देर की है, ए टी 100 इज इक्वल टू ए बाई के आ जाएगा, चेक कर दो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ जाएगा आपका ए बाई के, पूरा डेरिवेशन सिखा दिया आपको। जैसे मान लीजिए हम पेपर में भूल भी जाए ना, तो मेरी तरह जल्दी जल्दी कर सकते हैं, अब मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है कि मैं समझाता हूं आपको पेपर में किसी को समझाना नहीं है, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है, फास्ट फास्ट करना है, समझे कि नहीं समझे, तो अगर नहीं ध्यान में आए तो ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड, ठीक हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। In a first order reaction, the A upon A minus X value was found to be 10 after 15 minutes. The rate constant of the reaction is, हम क्या लिखते हैं, K is equal to 2.303 upon T log A upon A minus X, और यहाँ पे बेस 10 होता है, तो K is equal to 2.303, टाइम कितना दे दिया 15 मिनट, और log A upon A minus X का रेशियो दे रखा है 10 दे रखा है, 10 दे रखा, तो log 10 बेस 10 ये हो गया 1, तो आपका k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 15, और ये मिनट इनवर्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन, अच्छा इसने पूरा सोल्व कर रखा है, ये जाएगा 0 पॉइंट किस पे जाएगा, 15 1 जा 15, फिर इसके बाद क्या आएगा, 15 1 जा 15 बच गए 8, और 15 5 जा पे जाएगा, तो 0.15 देख लो कहां आ रहा, 0.15, और फिर बच जाएगा 5 53 जा, इतना आ जाएगा माइनस, सॉरी 0.153, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 0.153, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th, हो जाएंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11th। द कन्वर्जन ऑफ A to B follows second order kinetics. Doubling the concentration of A will increase the rate of formation of B by a factor. भाई ये क्या बोल रहा है, ए जो ये रिएक्शन है ना, क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो बोल रहा है कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि हम रेट यहां पे क्या लिख रखे, रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2, यही लिखेंगे ना, तो ए की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट डबल होगा, और रेट आप यहां पे लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, तो आपने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन डबल की, तो रेट क्या हो गया 4 टाइम हो गया, और रेट 4 टाइम हो गया तो यहां पे डीबी बाई डी टी भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द रिएक्शन between A and B to give C shows first order kinetics in A and second order in B, the rate equation can be written as, बोल रहा है कि भाई एक रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, क्या देने के लिए, सी देने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन ए एंड सेकंड ऑर्डर विद बी, तो ये लिखोगे आप, तो आप लिख दोगे आर इज इक्वल टू के इंटू ए और बी की पावर 2, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कौन सा आंसर आ जाएगा, 3rd आ जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक, आप क्या सोचते हो बस क्वेश्चन तो टफ ही आएगा एग्जाम में, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधा सीधा एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है
व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ फर्स्ट व्हाट इज यूनिट ऑफ रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो बच्चों में माइंड में पता क्या रहता है, जब भी यूनिट पूछी जाएगी कि रेट कांस्टेंट के लिए पूछी जाएगी, और इसलिए हम हमेशा टाइम इनवर्स आंसर लगाएंगे, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स जो भी दिया होगा। भाई आपसे रेट की यूनिट पूछिए, रेट फिर किसी भी रिएक्शन के लिए हो, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए क्या आएगा रेट की यूनिट? मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। जैसे मोल पर लीटर पर सेकंड हो सकता है या मोल पर लीटर पर मिनट हो सकता है। तो ऐसे एग्जामिनर आपसे गलती करवा लेता है। इतने बेसिक क्वेश्चन भी एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, समझे कि नहीं समझे? ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हो गया 12th क्वेश्चन। तो ऐसी मिस्टेक भी मैं आपको सिखाता रहता हूं क्लास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट, द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर। तो पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम के कैसे लिखेंगे? के इज इक्वल टू आप लिख देते हैं 2.303 डिवाइड बाई टी और इनटू में लॉग, ये आप लिखोगे इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक, तो k इज इक्वल टू यहां से फाइंड आउट कर दो, 2.303 टाइम कितना दे रखा है? 40 मिनट में बोल रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो 0.1 मोलर थी वो कितनी हो गई? 0.025 मोलर हो गई। इसको सोल्व करो, अब ये log बेस 10 है। ठीक, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, ये आपका सोल्व हो गया, यहां पे आ जाएगा 4, ये आ गया। ठीक, और log 4 होता है 0.6, आप जानते हो, 2.303 डिवाइड बाई 40 इंटू में 0.6 आ गया, ये k की वैल्यू आ गई, और ये आपका आंसर आएगा मिनट इनवर्स में। ठीक, अब देखो, अब क्या पूछा? रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इतना, r इक्वल टू k इंटू a की पावर 1 करोगे। k आपके पास है 2.303 डिवाइड बाई 40 गुना में 0.6 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा? 0.01। अब देख लो रेट कितना आ गया, तो ये आ जाएगा यार, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। कैसे सोल्व करें? इसको लिख लो 23 6 जा 138 हो गया ये, और ये पॉइंट और एक ये पॉइंट और वो 2 पॉइंट 10 की पावर -4 आ गया ऊपर, डिवाइड बाई 40। इसको सोल्व करो। अब इसको अगर सोल्व करेंगे ये जाएगा 3.43 जा 12 बच गया, एक 4 4 जा 3.4 इंटू 10 की पावर -4 अप्रोक्स, इतना आ जाएगा। तो 3.4 इंटू 10 की पावर -4 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? हाँ, मोलर पर मिनट, वो तो आपको पता ही है। ठीक, यूनिट रेट की है, रेट ऑफ रिएक्शन की 3.47 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा है? सेकंड आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, ऐसे कर लेंगे भाई, लिख लो इसको अगर इसमें कुछ लिखना है तो। अब नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, T1/4 can be taken as time taken for the reaction for the concentration of a reactant to drop 3/4 of its initial value. If the rate constant for a first order reaction is K, the T1/4 can be written as। देखो भाई, सबसे पहली बात आप क्या जानते हैं? K इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपॉन T log इनिशियल कंसंट्रेशन A0 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T AT, ये हम लिखते आए हैं। तो अब एक काम करो, आपको क्या बताना? T पूछा ना उसने, तो T को इधर ले आओ, K को इधर ले आओ, तो ये T हो गया और ये K हो गया। अब वो बोल रहा T1/4। अब T1/4 सुनो उसने ध्यान से क्या बोला भाई, T1/4 में पता क्या बोल रहा है? बोला यहाँ पे आफ्टर T1/4 से मतलब इतने टाइम के बाद क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो A0 थी ना वो कितनी हो जाएगी? ड्रॉप टू 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी 3/4 इनिशियल वैल्यू का हो जाएगी। तो ये आपकी ये t इक्वल टू 0 पे है और ये आफ्टर टाइम T1/4 है। ठीक, तो अब वहां पे वैल्यूज पुट कर दो, क्या आएगा? 2.303 डिवाइड बाई k log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? A0 डिवाइड बाई ये कितनी हो जाएगी? 3/4 इंटू A0। A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा और इसको आप लिखोगे T1/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 4/3, और log 4/3 को आप लिख सकते हो log 4-3, यानी 2.303 अपॉन k इंटू log 4 माइनस log 3, और हम जानते हैं log 4 होता है 0.6 और log 3 होता है 0.48, ये 0.6 होता है तो ये 0.48 होता है, तो ये कितना आ गया? 1.2 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, है ना। 2.303 डिवाइड बाई के इंटू 0.12, इसको मल्टीप्लाई करो, सीधा 2.3 से मल्टीप्लाई कर दो यार। 12 3 जा कितना? 36 और 12 2 जा 24, तो ये बचेगा 0.27, 24 और 3 27 हो गया ना, 27
और ये 6 डिवाइड बाई के, ये लिख दो 0.276 बाई के, 0.276, 0.276 के आसपास कौन सा आ रहा है, सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर 2 आ जाएगा। तो ऐसे आपको सोल्व करना था, ठीक। तो लिख लो भाई इसमें अगर आपको कुछ नोट करना तो, ठीक। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करना जैसे एग्जामिनर ने बोला है। जैसे इसने बोला T1/4 टाइम का मतलब क्या है, जब उसकी कंसंट्रेशन A0 से कितनी हो गई, 3/4 A0 हो गई, ठीक। जल्दबाजी में मत करना A0 से A0/4 हो गई, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं जल्दबाजी में, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जामिनर ने जैसे बोला वैसे ही सोल्व करना है। यही मिस्टेक इस क्वेश्चन में मैं आपसे करवाना चाहता था, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन 15, इसमें क्या, विच एक्सप्रेशन इज रॉन्ग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा ये बताना पड़ेगा। तो हम जानते हैं K इक्वल टू कितना होता है, 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT, ये होता है, ठीक। ये लिख सकते हैं। तो अब देखो पहले वाला यही लिखा है क्या, पहले वाला तो बिल्कुल सही लिखा है, फर्स्ट तो सही हो गया। अब इसने क्या लिखा है, इसने दूसरे में क्या कर दिया, T अपॉन 2.303 log A0 अपॉन, ये T ऊपर नहीं जा सकता यार, ये इसने गलती कर दी, ठीक। नेक्स्ट देखो अब इसमें इसने क्या किया, सब कुछ पलट दिया, यानी इसमें क्या कर रहा है, ये T को इधर ले गया, 2.303 को इधर ले आया, और log को भी क्या किया इसने, इधर ले आएगा। तो log आप लिखोगे A0, मतलब log को इसने क्या लिखा, A0 को क्या लिख दो, AT ऊपर चला जाएगा, नीचे A0 आ जाएगा, ये इनवर्स कर दो इसमें भी, और इक्वल टू K कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएगा तो इनवर्स कर देना, AT अपॉन A0 कर देना, क्योंकि log नीचे जाएगा ना, log की पावर -1, तो -1 करोगे तो इसको इनवर्स कर दोगे, तो ये भी सही है। और ये क्या, रेट इक्वल टू K इंटू A, ये तो लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर ए के लिए, लेकिन सेकंड वाला नहीं लिख सकते। तो सेकंड वाला क्या है, रॉन्ग है। तो इसने पूछा था कौन सा रॉन्ग है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो आंसर आ जाएगा 15 का सेकंड, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, for a chemical reaction A is converting into B, the rate of reaction is 2 into 10 की power -3 mole per decimeter cube per second. When the initial concentration is 0.05 mole per decimeter cube, the rate of the same reaction is 1.6 into 10 की power -2 mole per decimeter cube per second. When the initial concentration is 0.1 mole per decimeter cube, the order of reaction is, देखो एक रिएक्शन दे रखी है इसने, A is converting into B। अब सुनना क्या बोल रहा है, the rate of reaction कितना है, इतना है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। बोला इस कंसंट्रेशन को जब मैं बढ़ा के 0.1 कर देता हूं तो रेट 1.6 हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख लो ना यार, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर n, ठीक, ऐसे लिख लिया। अब पहली इक्वेशन रख दो, जब आपकी कंसंट्रेशन क्या है, 0.05 है, ठीक, ये लिख लिया। तो रेट कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3, ये है। लेकिन जब आपने रेट को कितना किया, K इंटू कितना, सॉरी कंसंट्रेशन को 0.1 कर दिया, तो ये इसकी पावर n, रेट कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -2। इसको मैं ना क्या लिखता हूं, 16 इंटू 10 की पावर -3 लिख देता हूं। ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व कर लो यार। इक्वेशन 1 को ना 2 से डिवाइड कर दो, तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, और ये 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3, ये आ जाएगा 1/8, और इसको लिख लेना 0.05 डिवाइड बाई 0.1 की पावर n, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। ये आ गया 1/8 को लिख सकते हो 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर n, तो यहां से n कितना आ गया, n इक्वल टू 3। ये सोल्व करना था। बड़ी सी स्टेटमेंट देके घबरा जाते हो, कुछ नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन है, अगर लिख के देखोगे तो आंसर क्या आ गया, सेकंड आ जाएगा, ठीक। बोलो कोई डाउट नहीं है। कई बार आपका आंसर आ रहा है थर्ड ऑर्डर, तो ये ऑप्शन लग जाता है, ये मिस्टेक मत कर देना पेपर में, इसका ध्यान रखना भाई, ये मिस्टेक होती है पेपर में बच्चों से, तो थोड़ा ध्यान से करना जब ऐसे न्यूमेरिक आंसर आ रहा हो, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, बोल रहा रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगी। देखो मैं क्या लिखता हूं, कि R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर n लिख दिया मैंने। यहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक, समझा। तो यहां पे रेट की यूनिट क्या होती है हमेशा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और K इंटू कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, इसकी पावर n। तो यूनिट ऑफ K क्या लिखोगे आप, यूनिट ऑफ K यहां से लिखोगे मोल पर लीटर, ये इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो यहां पे पावर 1 माइनस n हो गई, और ये सेकंड इनवर्स आ गया, ठीक। तो ये आती है आपकी ये यूनिट ऑफ K, किस पे डिपेंड कर रही है, n पे। जैसे मान लीजिए अगर आप यहां पे लिखो यूनिट ऑफ K
और यहां लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो आप n की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा यूनिट ऑफ के, मोल पर लीटर पर सेकंड, आगे जो आपकी यूनिट किसकी होती है, रेट की होती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है तो 1 - 1 कर दोगे 0 हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 0 तो वो 1 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स इसका रेट की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगा। 2 हो तो 1 - 2 करो, पावर -1 हो जाएगी इस बार, तो मोल की पावर -1 लीटर सेकंड इनवर्स, ये सेकंड ऑर्डर में रेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आ गई। यानी जैसे जैसे ऑर्डर चेंज हो रहा है यूनिट ऑफ के चेंज हो रही है, तो किस पे डिपेंड करेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 18। द रेट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ये दे रखा है वैल्यू, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोलर। टी हाफ बताना है भाई। आप एक बात बताओ, R इज इक्वल टू के इंटू ए हो जाएगा अगर ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका n 1 है तो ठीक। तो अब रेट कितना दे रखा है, 0.6932 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, तो के कितना आ गया 0.6932 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स आ जाएगा यहां से। ठीक, तो अब आपको टाइम टी हाफ बताना है। टी हाफ कितना होता है 0.693 डिवाइड बाई के, तो आप इसको लिखोगे 0.693 डिवाइड बाई 0.693 इंटू 10 की पावर -2, तो ये कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 100 और ये मिनट आ जाएगा आंसर में। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड वाला। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ दीज चेंजेस विद टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो भाई, हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें क्या है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बोलो। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ए रिएक्टेंट है, ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, और ए है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो अब देखो आपको पता है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम होगी तो रेट भी क्या होगा, कम होगा। यानी हम बोल सकते हैं टाइम के साथ कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट। भाई रेट कांस्टेंट कोई टाइम पे या कंसंट्रेशन पे थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक, तो ये रेट कांस्टेंट तो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इसलिए रेट कांस्टेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ आप क्या लिखते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693 अपॉन के। क्या इसमें कोई कंसंट्रेशन का रोल है क्या, नहीं। तो हाफ लाइफ तो ओनली के पे डिपेंड करेगी, जो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो जब टाइम के साथ आपका रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो हाफ लाइफ भी चेंज नहीं होगा, तो ओनली क्या चेंज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ओनली, यानी आंसर इज 1। बोलो कोई डाउट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बिकॉज बेसिक क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ए रिएक्शन A plus B is converting into C plus D. If the concentration of A is doubled without altering the concentration of B, the rate gets doubled. यानी आप क्या कर रहे हो, ओनली A की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो और आप B की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहे हो, तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी हम बोलेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन अगर डबल करने पे आपका रेट डबल हो रहा है, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स, ध्यान से पढ़ना, बी की कितनी करती है 9 टाइम, विदाउट अल्टरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, रेट गेट्स ट्रिपल्ड। रेट कितना हुआ 3 टाइम। कब, जब आपने ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी और बी की कितना कर दिया 9 टाइम। यानी यहां पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर हाफ है। क्यों, क्योंकि देखो जब आप 9 टाइम करोगे ना तो अंदर 9 लिखोगे, 9 टाइम ऑफ बी की कंसंट्रेशन, तो 9 का हाफ, 9 का रूट लो, 9 की पावर हाफ करो, कितना आएगा 3, तो रेट बार ये कितना आ जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। तो जब आप बी की कंसंट्रेशन 9 टाइम कर देते हैं ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट करते हुए, रेट आपका 3 टाइम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर हाफ। तो यहां से आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर हाफ, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। आंसर कौन सा आ गया, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं।
कर लेंगे भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 21, एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर रिलेटेड बाय। भाई हमें पता है, हम क्या लिखते हैं, देखो K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT, ये हम लिखते हैं। अब एक काम करो, log लो बोथ साइड, ln टेक log बोथ साइड, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन RT आ जाएगा। तो अब आप लिखोगे एट टेम्परेचर T1 क्या लिखोगे, ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस E अपॉन RT1 हो जाएगा। और एट T2 टेम्परेचर T2 ln K2 विल बी इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2, ये हो जाएगा। दिस इक्वेशन 1 है, दिस इक्वेशन 2 है। ठीक, अब एक बात बताओ, अपने को क्या करना है, यहां पे अगर हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दें तो आप इधर लिखोगे ln K2 माइनस ln K1, और यहां से ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा माइनस EA अपॉन RT2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA अपॉन RT1 हो जाएगा। ठीक, और इसको आप लिख सकते हो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, अगर EA अपॉन R कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन T1 तो पॉजिटिव है, माइनस 1 अपॉन T2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। चेक कर लो कौन सी इक्वेशन है। देखो भाई, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये आ गया आपका सेकेंड ऑप्शन। ध्यान से करना, ठीक, सारे ऑप्शन एक जैसे कर रखे, इसने थोड़ा बहुत चेंज कर रखा है कहीं कहीं। ठीक, तो क्या है 21st का आंसर सेकंड आ जाएगा। कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, इफ द इन द Arrhenius plot of ln K versus 1 upon T a linear plot is obtained with the slope दे रखा है, the energy of activation of the reaction is। देखो भाई हम क्या कर रहे हैं, ln K छोड़ो, एक बार आप ऐसा लिख लो, K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT कर रहे हो, तो ln K इज इक्वल टू क्या आएगा, ln A माइनस E अपॉन RT आएगा। अब आप एक काम करो, ln K वर्सेस 1 अपॉन T का ग्राफ बनाओ, ln K वर्सेस 1 अपॉन T का ग्राफ, तो ये y इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये ग्राफ आया कि नहीं, ये जो इसका स्लोप है दिस इज ln A एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप इसका कितना आ रहा है, माइनस EA अपॉन R, ये आया कि नहीं, उसने स्लोप दे रखा है, स्लोप कितना दे रखा है, माइनस EA अपॉन R इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 की पावर 4, ये इसने स्लोप दे रखा है। और R की वो वैल्यू बोल रहा कि ये लेनी है आपको, तो माइनस से माइनस कैंसिल, EA इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 4, और R की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम यहाँ से, 10 की पावर माइनस 4 तो नहीं है ना, 10 की पावर 4 है। ठीक, तो ये बोल रहा है ये 8.3 लेना है, तो 8.3 लो, कितना आ जाएगा 6, ये 16.6 इंटू 10 की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 166 इंटू 10 की पावर 3, ये जूल पर मोल आएगा, या आप इसको लिख सकते हो 166 किलो जूल पर मोल। ठीक, क्योंकि किलो जूल पर मोल में उसने पूछा है, तो आंसर आ गया आपका सेकंड। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है। असर्शन है द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो भाई, जो आपका ऑर्डर होता है ना रिएक्शन का, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो यहां पे अगर आप लिखना चाहो, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है भाई, क्योंकि ऑर्डर तो क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो वो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल आ सकता है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी रिटन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन। ये बोल रहा है कि ऑर्डर हम है ना बैलेंस इक्वेशन से नहीं लिख सकते। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जो लिखा जाता है ना, वो आपके मैकेनिज्म से आता है। आप सिंपल एक सीधी सी आपको रिएक्शन दे दी, ठीक, उसको देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। अगर आपको बैलेंस रिएक्शन दे दी जाए तो आप ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर 0 है, 1 है, या 3/2 है, या 2 है, या कितना ऑर्डर है, आप नहीं बता सकते। वो हम किससे करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो डायरेक्ट आप नहीं बता सकते। तो अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है। फ्रैक्शनल क्यों हो सकती है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। अब
अब दूसरा क्या है, वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी रिटन फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन ऑफ ए रिएक्शन, तो ये इसका रीजन नहीं है, ध्यान देना। अगर यहां पे ये लिखता ना ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली तो सही हो जाता, फिर वो उसको एक्सप्लेन करता। ठीक, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? तो आंसर क्या आ गया? सेकंड आ गया। कुछ नोट करना तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन रीजन क्वेश्चन ए बी, इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज 0, टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। ये हमें चेक करना पड़ेगा। हम क्या लिखते हैं, K इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर आप यहां पे E इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्या आएगा भाई आपका, K इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 0 अपॉन आर टी, 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, K इज इक्वल टू ए, यानी K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी आप क्या लिख देंगे, K इज K when EA is equal to 0, E equal to 0, K doesn't depend upon temperature, doesn't depend upon temperature, यानी टेम्परेचर का K पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसने क्या लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज 0, द टेम्परेचर विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन। भाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर बढ़ जाते हैं, तो जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। या यहां से आप देख लो, अगर इसमें हम लिखें, देखो इसी में अगर हम समझाएं इसको, तो एक काम करता हूं, इस लाइन को थोड़ा नीचे अलग से ले आता हूं। ये आपका असर्शन एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इधर रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं बोलता हूं K इज इक्वल टू ए इंटू ई की, ये है ना आपका, इसको ऐसे लिख लो, A अपॉन ई की पावर E अपॉन आर टी, ये लिख सकता हूं। अब देखो क्या होगा, EA अगर डिक्रीज होगा तो EA अपॉन आर टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और E अपॉन आर टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो E की पावर E अपॉन आर टी ये पूरा डिक्रीज हो जाएगा, और ये डिक्रीज हो जाएगा तो डेनोमिनेटर है, तो डेनोमिनेटर अगर किसी का डिक्रीज होता है तो आपको पता है K क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका EA डिक्रीज करने पे K इंक्रीज हो गया, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं। लेकिन जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है उसको नीचे वाली स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रही। यानी असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन डजंट एक्सप्लेन असर्शन, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल अलग है, ये अलग है। उसमें तो बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गई तो रेट कांस्टेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, वो इस इक्वेशन से हमने डिराइव करके देखा। फिर दूसरा बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। वो तो ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, लेकिन इसका एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी एक्सप्लेन कर रही है सेकंड वाली, समझे कि नहीं समझे? तो बोथ स्टेटमेंट आर डिफरेंट, उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर आ गया 2। कर लो भाई जो कुछ भी नोट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स फॉलोइंग द फॉर्मूला K इक्वल टू P इंटू Z इंटू E की पावर माइनस E अपॉन आर टी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, कोई भी रिएक्शन है जिसमें A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट लिखा है, मान लीजिए इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, N है, तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर N, यही हम लिखते हैं। अब एक बात बताओ, अगर K इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, और K कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है, हमें फॉर्मूला दिया गया है K इज इक्वल टू P इंटू Z इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन आर टी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो भाई, अगर आपको K बढ़ाना है ना, आप क्या करो, या तो P बढ़ा दो या Z बढ़ा दो, ठीक, या आप एक काम करो टेम्परेचर बढ़ा दो, या आप एक काम कर लो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दो। इनमें से कोई भी काम कर दो, या ये सारे एक साथ कर दो, तो ये क्या करेंगे, आपका K को इंक्रीज करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको P का तो समझ में आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और Z का भी समझ में आता है। P बढ़ेगा या Z बढ़ेगा या दोनों बढ़ेंगे तो K बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब देखो,
अब जब EA घटता है, EA घटने से क्या होगा, EA अगर यहां पे घटेगा तो माइनस ये आपका EA बाई RT क्या हो जाएगा, EA बाई RT बोलो, ये कम हो जाएगा। और EA बाई RT की वैल्यू जितनी कम होगी माइनस EA बाई RT उतना ही ज्यादा होगा। और माइनस EA बाई RT जितना ज्यादा होगा, e की पावर माइनस EA अपॉन RT इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा आएगी, यानी K उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए EA इंक्रीज डिक्रीज करने पे K क्या है आपका, इंक्रीज होता है। और अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे आप बोल देना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे EA अपॉन RT फिर से आपका डिक्रीज होगा, EA अपॉन RT डिक्रीज होगा तो माइनस EA अपॉन RT इंक्रीज हो जाएगा। और ये e की पावर माइनस EA अपॉन RT ये इंक्रीज हो जाएगा और K इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे भी K बढ़ता है। तो ये एक्सप्लेन भी हो गया। अब देख लो, पहला बोल रहा है लोअरिंग ऑफ EA, तो ये तो क्या करेगा, EA घटने पे K बढ़ता है नो डाउट। लोअरिंग ऑफ P नहीं, ये तो K को घटाएगा, ठीक। लोअरिंग ऑफ Z ये भी K को घटाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द अबव फैक्टर ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 1। यानी जैसे ही आप एक्टिवेशन एनर्जी कम करोगे तो क्या होगा, K बढ़ेगा, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और वैसे भी मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आता, सारे बच्चे अच्छे से जानते हैं भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन का। तो EA जितना कम होगा ना, आपकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। यहाँ पे रेट ज्यादा है तो यहाँ पे रेट क्या होगा, कम, क्योंकि EA कम है। समझे कि नहीं समझे, बोलो कोई डाउट है क्या? ये तो वैसे भी जानते हो, लोअरिंग द वैल्यू ऑफ EA विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आ जाएगा समझ में, तो इसको नोट करना तो कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। इन द गिवन ग्राफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिवर्स रिएक्शन विल बी, देखो भाई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो ये हो जाएगा EA, ये क्या है EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो यहां से ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो ये होता है EA। और बैकवर्ड के लिए तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का काम करेगा, तो यहां से ये वाली जो एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये कितना है 100 है, और ये कितना पूरा, ये 200 है। तो ये यहां से यहां तक ये कितना देखो, इसने ये 100 दे दिया, ये 100 दे दिया, और ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 150, ये पूरा तो 150 हो गया ये गैप तो, और ये 100, तो ये कितना बचा होगा 50 बचा होगा ना। तो EA बैकवर्ड के लिए कितना आ जाएगा 50, आंसर आपका सेकंड, यहाँ पे आप लिख लोगे आंसर 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। इजी सा क्वेश्चन है। फिर बता देता हूं, ये तो आपका EA फॉरवर्ड है, इसने 150 दे रखा है, और अगर आप EA बैकवर्ड करोगे तो प्रोडक्ट ही आपका रिएक्टेंट का काम करेगा, तो ये वाला EA आपका हो जाएगा। तो अब देखो ये तो टोटल इसने 100 दे रखा और ये पूरा 150, तो ये 150 में से ये 100 घटा दो, ये कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा। तो EA फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कितना हो गया 50 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, भाई स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नो, टाइम नो। तो आपको पता है जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन K जो होता है, K डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 27 था, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, ठीक। If the initial amount is 0.08 mole per liter and concentration at some instant is 0.01 mole per liter, then T is, भाई बोल रहा है हाफ लाइफ दे दिया आपको, कितना हाफ लाइफ आप लिखते हो 0.693 अपॉन K विच इज इक्वल टू 10। तो यहां से आपका K आ जाएगा, K कितना आया भाई, K कितना आ जाएगा, K आ जाएगा आपका ये लिख सकते हो आप, K लिख लो पॉइंट, ये 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0.0693, ये आया कि नहीं आया। और K हमें पता है K इज इक्वल टू आप लिखते हो 2.303 अपॉन T, ये लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, ये हम लिखते हैं। तो अब आपके पास K तो है, आपको फाइंड आउट क्या करना है T, तो एक काम करो T को तो इधर ले जाओ और K को इधर ले आओ, तो T इज इक्वल टू 2.303 और डिवाइड बाय कितना 0.0693, ये लॉग इनिशियल कितना 0.08 और टाइम T के बाद 0.01 हो गया, दिस इज log 8, और log 8 को आप लिख सकते हो 3 log 2, ठीक। और इसको लिख लो क्या 2.3, इसको एक काम कर लो ना यार 23 इंटू 10 की पावर -1 लिख लो, ठीक। और इसको 69 इंटू 10 की पावर -3 लिख लो यार, और इसको लिख लो 3 log 2, और log 2 आपको पता कितना होता है
3 होता है, 0.9 आ जाएगा, है ना। 23 3 जा हो गया ये, ठीक। और ये 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100/3 गुना में 0.9, ये 0.3 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 30 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है? 30 मिनट। तो टी कितना हो गया? 30 मिनट आ गया। आंसर 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। के फाइंड आउट कर लिया हाफ लाइफ से, फिर इस फॉर्मूले में के की वैल्यू पुट कर दी, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, तो टी आ जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29। इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन log k एंड 1/t by r in this equation the above slope is। अरे भाई इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप क्या लिखते हो? k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, टेक log बोथ साइड, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई a अपॉन आर टी, और आप इसको क्या लिखोगे? 2.303 log k इज इक्वल टू बेस 10 हो गया अब इसमें, 2.303 log a माइनस ई अपॉन आर टी। अब पूरी इक्वेशन को ना आप 2.303 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a, बेस 10 है दोनों में, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ये आ गया। इसको लिखो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक। तो ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, क्योंकि इसका नेगेटिव स्लोप आ रहा है। ये log k है और ये बेस 10 और ये 1/t का ग्राफ है। तो इसका स्लोप कितना है? इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ठीक। तो कौन सा आएगा? माइनस ई अपॉन आर मत लगा देना, ये कब आता है? जब आप log बेस ई में बात करते हैं। तो आंसर कौन सा आ रहा है अपना? अब थर्ड आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, आंसर इज 3। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है एग्जामिनर, एक काम ये भी कर सकता है, log k वर्सेस 1/t का बोलेगा ग्राफ का जो स्लोप है उसकी वैल्यू दे देगा आपको, जैसे -2 इंटू 10 की पावर -3 दे दिया, बोलेगा ई ए बताओ कितना, तो आप लिखेंगे माइनस ई अपॉन 2.303 आर इक्वल टू जो वैल्यू गिवन है, तो वहां से ई ए फाइंड आउट कर लोगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 था। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30। हायर ऑर्डर यानी जिनका ऑर्डर 3 से ज्यादा है, रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ द रिएक्टिंग स्पेसिस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो हायर ऑर्डर रिएक्शंस होती है तो वो हमें क्यों नहीं मिलते, वो बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक साथ आपके 3-3 मॉलिक्यूल कोलाइड करें। देखो एक और एक ये 2 मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तीसरा मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा ना वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें हायर ऑर्डर रिएक्शन इजीली देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट लिखा है इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड, ये इसका रीजन नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, ये भी रीजन नहीं है। लॉस ऑफ एक्टिव स्पीशीज ऑन कोलिजन, ये भी नहीं है। तो आंसर इसका क्या है? 1। इसमें प्रोबेबिलिटी कम होती है उनके इफेक्टिव कोलिजन की, इसलिए आंसर 1 आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। The given plots represent the variation of the concentration of reactant R with time for 2 different reactions 1 and 2. The respective order of the reactions are। तो भाई ये पहली रिएक्शन दे रखी है, अब इसमें किसका ग्राफ आ रहा है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो अगर इसमें हम बात करें भाई, देखो ग्राफ किसका आता है ये, अगर आपको जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं? देखो एक तो होती है आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इधर लिख देता हूं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, जिसमें A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसमें क्या लिखते हो? A T कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम T इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी, और यहां से ग्राफ बना सकते हो y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का, ठीक। ये ग्राफ आएगा, ये आपका AT आ गया यहाँ पे, या अगर जैसे ये R लिख रहा है कंसेंट्रेशन को, तो आप R लिख लो इसको, है ना, ये R मान रहा है तो R मान लो आप, ठीक। ये रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट लिख दो इसको भी आप, ये R तो ये RT, और ये आपका T, ये आएगा स्लोप माइनस के, ठीक, माइनस के स्लोप, और ये इंटरसेप्ट R नोट आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस तरफ इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता, आसान मेथड बता रहा हूं रिएक्शन याद करने का, रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, उसमें है ना पता क्या करना, उसी इक्वेशन में RT है ना, तो इसको लिखना ln RT,
वहां पे आर नोट है ना, इसको लिखना ln आर नोट और ये माइनस के टी, ये सेम इक्वेशन हो गई। ठीक, तो ये लिख दोगे आप y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, फिर ये ग्राफ बन जाएगा, नेगेटिव स्लोप आ रहा है माइनस के है, तो ये ln आर टी वर्सेस के टाइम का ग्राफ, ये क्या आएगा, स्लोप इसमें भी माइनस के आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, ये जीरो ऑर्डर का। अब देखो इसमें क्या है, ये आर वर्सेस टाइम का ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई हमारी। उसमें क्या दिख रहा है आपको, ये ln आर वर्सेस टाइम, ln आर वर्सेस टाइम किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बोलो कोई डाउट नहीं है? तो ये क्या आएगा, रिस्पेक्टिवली 1 and 2 आर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर, यानी आंसर इज 1। ये क्वेश्चन था आईआईटी एडवांस का। कर देंगे या नहीं कर देंगे, लिख लो भाई जल्दी से। ठीक, फिर इसके बाद देखो 32nd क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन 2a plus b is converting into product, the time in minute required to consume half of a, यानी आपसे हाफ लाइफ पूछ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले पता क्या है, ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, कैसे सोल्व करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। यहाँ पे ये ए की कंसंट्रेशन आपने क्या रखी, कांस्टेंट रखी, और बी की कंसंट्रेशन आपने चेंज कर दी, लेकिन रेट पे कोई इफेक्ट आया क्या, नहीं आया ना, यानी रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी बी की कंसंट्रेशन का कोई मतलब रेट क्या है, बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर इसमें देखो, अब बी की कंसंट्रेशन भले ही चेंज करते रहे उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब आपने ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, और डबल करने से क्या हुआ, ये रेट जो है आपका, इसको आप लिख सकते हो 13.86 into 10 की पावर -3, यानी रेट भी आपका 2 टाइम हो गया। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी इस रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, R इक्वल टू के इंटू ए, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसमें अगर आपके पास के की वैल्यू आ जाए तो टी हाफ भी बता देंगे आप। तो कैसे भाई, यहाँ पे एक इक्वेशन में से किसी में से भी फ्रॉम 1 लिखता हूं, मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे रेट कितना है 6.93 इंटू 10 की पावर -3 के इंटू ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, यानी 10 की पावर -1, तो k इज इक्वल टू पता क्या आ जाएगा 6.93 इंटू 10 की पावर -2 मिनट इनवर्स आ जाएगा। मतलब जो भी टाइम ये मिनट इनवर्स में दे रहा ना, तो मिनट इनवर्स आ गया। तो अब आप यहां से लिखोगे टी हाफ, टी हाफ कितना आएगा, टी हाफ आपका आएगा 0.693 अपॉन के, तो आप इसको लिख लो 6.93 इंटू 10 की पावर -1 या -2, ये आप इसको लिख सकते हो, या ये सीधा वो तो लिख नहीं सकते। ठीक, तो इसको आप लिख दोगे 6.93 इंटू 10 की पावर -1, और इसको लिखो 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, तो 10 आपका 10 मिनट हाफ लाइफ आ जाएगा। ठीक, टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए। ठीक, तो ये पूछा था, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और एज इट इज ये क्वेश्चन भी आ सकता है। समझे कि नहीं समझे? ठीक, और अगर एज इट इज आ गया या ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भाई आपने टेस्ट सीरीज में कर रखा है, आप आराम से एग्जाम में सॉल्व कराएंगे, है ना। आगे बढ़ जाए फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो नॉट करेक्ट जब भी लिखा हो पेपर में ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो ताकि आपको ध्यान रहे। ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन डिफरेंशियल रेट लॉ, ये भी स्टेटमेंट सही है। डिफरेंशियल रेट लॉ में जो पावर्स होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, उनका समी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इट इज नॉट इफेक्टेड विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट लिखा ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आंसर इज 4। कर लेंगे भाई, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, if the rate constant for a first order reaction is k, the time required for the completion of 90% of the reaction is given by, भाई हम क्या लिखते हैं, t is equal to 2.93 upon k log a naught upon 80। अब वो बोल रहा 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो t 90 आपसे पूछ रहा है, तो t 90 पूछ रहा है, यानी 2.303 अपॉन k। अब एक बात बताओ, लॉग यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 100 थी, तो 100 में से t कितना रह गया, 90 रह जाएगा ना।
सॉरी 10 रह जाएगा, 100 में से 90 तो खर्च हो जाएगा ना, ठीक, ये रह जाएगा आपका 10, क्योंकि देखो ए नोट कितना था, अगर ए नोट आपका 100 था तो 80 कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा, 100 माइनस 90, 90 खर्च होगा कितना, 10 रह जाएगा। तो ये log 10 बेस 10 कितना होता है 1, तो t 90% कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन k। ये ऑप्शन आ गया आपका फोर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन देखिए करेक्ट ऑप्शन इज, यार इसमें तो है ही क्या, इसमें तो आप सीधा लिख दो R इक्वल टू माइनस DN2 बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1/3 DH2 बाई dt, और उसमें क्या है हाफ DNH3 बाई dt। ठीक, तो आंसर कौन सा जाएगा ये देख लो भाई। अब इसने देखो माइनस DN2 बाई dt देके DNH3 बाई dt का हाफ दे रखा है, ऑप्शन ये तो आएगा नहीं क्योंकि DNH3 के आगे माइनस आ गया, ठीक, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नहीं आएगा, तो माइनस DN2 बाई dt इक्वल टू हाफ DNH3 बाई dt, ये सही है, और ये 1/3 ये भी इसने उल्टा कर रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा। 35th का आंसर थर्ड। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक, हो जाएगा भाई। तो ये था आपका सेक्शन ए के क्वेश्चंस।